किसी गांव में हरिशंकर नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। हरिशंकर की एक ही बेटी थी जो शहर में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। इस साल हरिशंकर की धान की सारी फसल खराब हो जाती है, जिस कारण वो बेहद परेशान था। शहर से हरिशंकर की बेटी सविता का फोन आता है। बाबा, परीक्षा की फीस भरनी है, आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं। अगर अगले 1 महीने में मैंने फीस नहीं भरी तो मुझे परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। सविता बेटी, इस बार धान की सारी फसल खराब हो गई है, इसीलिए तुझे पैसे नहीं भेज पाया। लेकिन तू चिंता मत कर, 1 महीने पूरे होने से पहले मैं तुझे पैसे भेज दूंगा। तेरी परीक्षा नहीं छूटेगी। ठीक है बाबा। सविता फोन रख देती है, जिसके बाद हरिशंकर की पत्नी माला उससे कहती है, आप सविता को पैसे कैसे भेज पाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा माला। मैं सविता की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। सेठ जी से पैसे उधार ले लूंगा। सेठ जी से आपने पहले ही लीज पर खेत लिया हुआ है, क्या सेठ जी आपको पैसे उधार दे देंगे? अगर सेठ जी ने मुझे पैसे उधार नहीं दिए तो मैं ब्याज पे पैसे ले लूंगा, लेकिन सविता को पैसे जरूर भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी एक दिन डॉक्टर जरूर बने। शाम को हरिशंकर सेठ जी के पास जाता है। आओ हरिशंकर, कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। इस बार धान की फसल खराब हो गई, बेटी को पैसे भेजने हैं। हरिशंकर, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी खेत लीज पर दे रखी है, अब पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारी फसल खराब हो गई तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हरिशंकर वहां से चला जाता है। अब उसके पास ब्याजी से पैसे उधार लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो ब्याजी के पास जाता है। भाई, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 20,000 रुपए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन 20,000 के बदले 25,000 रुपए लूंगा, वो भी अगले महीने। पैसे वापस करने होंगे तुम्हें। ठीक है, मैं अगले महीने पैसे वापस कर दूंगा। ब्याजी हरिशंकर को 20,000 रुपए ब्याज पर दे देता है, जिसमें से 10,000 रुपए हरिशंकर अपनी बेटी सविता को भेज देता है और 10,000 रुपए वो अपनी पत्नी माला को देता है। लो माला, ये 10,000 रुपए घर खर्च चलाने और अगली फसल लगाने में काम आएंगे। लेकिन इतने पैसे आपको किसने दिए? ये पैसे मैंने ब्याजी से उधार पर लिए हैं। मैंने उससे पूरे 20,000 रुपए लिए थे। 10,000 मैंने सविता को भेज दिए और 10,000 रुपए घर ले आया। लेकिन अब आप ब्याजी के पैसे वापस कैसे करेंगे? अगली फसल बेचकर उसके पैसे वापस कर दूंगा। दूसरे दिन हरिशंकर अपने खेत में जाता है और धान की नई फसल लगाता है। कुछ दिन के बाद जब फसल काटने की बारी आती है तो हरिशंकर देखता है कि उसकी फसल इस बार भी खराब हो गई थी। माला, अब मैं नियति से हार गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बार भी फसल खराब हो गई। अब ब्याजी को उसके पैसे कैसे लौटाऊंगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि इतने पैसे उधार ले लिए, लौटाओगे कैसे? चिंता में पड़ा हरिशंकर खाना पीना सब छोड़ देता है। माला उसके लिए खाना लेकर आती है। ऐसे कब तक भूखे रहोगे? और भूखे रहने से भी क्या हो जाएगा? हिम्मत से काम लो। मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा? माला और हरिशंकर बातें कर रहे थे, तभी ब्याजी अपने पैसे मांगने उनके घर आ जाता है। हरिशंकर भाई, लाओ पैसे लौटा दो मेरे। भाई, इस बार भी मेरी फसल खराब हो गई। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम अपने पैसे अगले महीने ले लेना। अगले महीने? नहीं नहीं, मैं अगले महीने तक का इंतजार नहीं कर सकता। मान जाओ भाई। ठीक है, लेकिन अगले महीने ब्याज और बढ़ जाएगा। तुम्हें पूरे 30,000 रुपए देने होंगे। मुझे मंजूर है। ब्याजी चला जाता है। आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारी फसल खराब होती जा रही है और आपने ब्याजी को अगले महीने 30,000 रुपए देने के लिए कह दिया। और क्या करता माला? हरिशंकर और माला इसी उधेड़बुन में थे कि अब वो दोनों क्या करेंगे। एक तरफ उनकी इकलौती बेटी की पढ़ाई थी, दूसरी तरफ फसल बार बार खराब हो रही थी। ब्याजी का कर्जा भी सर पर था। दोनों चुपचाप बैठे थे, किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। तभी अचानक हरिशंकर और माला को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ। आपने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज हमारी झोपड़ी की छत से आ रही है। लेकिन छत पर कौन होगा? माला और हरिशंकर दोनों झोपड़ी के बाहर आते हैं और छत की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन कराहने की आवाज लगातार आ रही थी। आप बचाओ। वहां तो कोई भी नहीं है।
मैं छत पर चढ़कर देखता हूँ। हरिशंकर लकड़ी की सीढ़ी लेकर आता है और झोपड़ी की छत पर चढ़ता है तो देखता है कि वहां एक सफेद रंग का कबूतर जख्मी हालत में गिरा हुआ है। हरिशंकर उस कबूतर को उठाकर झोपड़ी के अंदर लाता है और उसके घाव को साफ करता है। माला उसे दाना खिलाती है, जिसके बाद कबूतर सो जाता है। ये कैसा कबूतर है? ये तो इंसानों की तरह कराह रहा था। हाँ, अभी इसे सोने दो, कल सुबह जब ये उठेगा तो इसी से पूछ लेंगे। अगले दिन वो उठते हैं तो कबूतर भी उठ चुका होता है। वो उनसे इंसानों की भाषा में बोलता है। हरिशंकर, कल तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम हो कौन और एक कबूतर होकर इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? मैं एक जादुई कबूतर हूँ जो कभी भी इंसानों का रूप ले सकता है। ऐसा कहकर वो कबूतर एक नौजवान बन जाता है। हरिशंकर, कल जब मैं इधर से गुजर रहा था तब एक पेड़ से टकराकर जख्मी हो गया था और तुम्हारी छत पर जा गिरा। तब तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन तुम हो कौन? मैं चांदनी लोक का राजकुमार हूँ। मैं रातों में धरती पर घूमने के लिए आ जाता हूँ। कल रात भी मैं धरती पर घूम रहा था जब एक पेड़ से टकरा गया। हे राजकुमार, आपके आने से हमारी झोपड़ी धन्य हो गई। और तुम दोनों की सेवा से मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों की वजह से मैं जिंदा हूँ। अब मैं अपने चांदनी लोक में वापस जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। आप हमें क्या देना चाहते हैं? राजकुमार हवा में अपने हाथ घुमाता है और उसके हाथ में मोती के कुछ दाने आ जाते हैं। वो मोती के दाने हरिशंकर को दे देता है। ये लो, ये धान के बीज रख लो। लेकिन ये तो मोती लग रहे हैं। राजकुमार हंसते हुए कहता है। हरिशंकर, ये साधारण मोती के दाने नहीं है। इन्हें चांदनी रात में अपने खेत में बिखेर देना और फिर अगली चांदनी रात जब आएगी तब अपने खेत में जाकर देखना। ये मोती के दाने धान की फसल की तरह हो जाएंगे और उसमें धान की जगह मोती निकल आएंगे। इतना कहकर राजकुमार वहां से गायब हो जाता है। ये सब क्या है जी? भला मोती के दाने खेत में बिखेरने से क्या होगा? क्यों ना हम इन मोतियों को बेच दें? नहीं माला, लालच अच्छी बात नहीं है। हम वैसा ही करेंगे जैसा राजकुमार ने कहा है। हरिशंकर चांदनी रात होने का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद जब चांदनी रात होती है तो वो उन मोतियों को अपने खेत में जाकर लगा देता है। उसके बाद अपने घर आकर आराम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद जब अगली चांदनी रात आती है तब हरिशंकर अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत में धान की फसल लहलहा रही है और उनमें धान की जगह मोती ही लगे हुए थे। हरिशंकर माला को बुलाने के लिए घर जाता है। माला, माला, जल्दी खेत पर चलो, देखो क्या गजब हो गया है। ऐसा क्या हो गया जी? तुम चलो तो सही। माला हरिशंकर के साथ खेत में जाती है तो वो भी देखकर हैरान रह जाती है। वो देखती है कि धान की फसल में मोती ही मोती लगे हुए थे। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो बेशकीमती मोती हैं। हाँ, मैं इन फसल से अलग करके इन्हें शहर बेच दूंगा। काफी अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। हरिशंकर और माला दोनों धान की फसल से मोती के दाने अलग कर लेते हैं। 2 टोकरियां भर जाती हैं। 10-20 मोती के दाने से 2 टोकरी मोती हो गईं। इसीलिए मैंने उस वक्त मोती के दानों को बेचने के लिए मना किया था। अगर हम उस समय उन 10-20 मोती के दानों को बेच देते तो अभी हमें ये टोकरी भर के मोती नहीं मिल पाते। आप सही कह रहे हैं। आप चलिए इन्हें लेकर घर चलते हैं। माला और हरिशंकर सारे मोती लेकर घर चले जाते हैं। दूसरे दिन हरिशंकर कुछ मोतियों को एक झोले में रखकर उन्हें बेचने के लिए शहर जाता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। घर आने के बाद, माला, ये देखो, मोती बेचकर मुझे इतने पैसे मिले। ये तो काफी सारे पैसे हैं। हाँ, इनमें से कुछ पैसे मैं सविता को भेज दूंगा, ब्याजी का कर्ज उतार दूंगा और कुछ पैसों से सेठ जी के खेत जो लीज पर लिया है उसे खरीद लूंगा। ठीक है जी। हरिशंकर ऐसा ही करता है। कुछ पैसे वो अपनी बेटी सविता को भेज देता है और कुछ पैसों से वो ब्याजी का कर्ज उतार देता है और कुछ पैसे लेकर वो सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मैं आपका खेत खरीदना चाहता हूँ। तूने तो खेत लीज पर लिया हुआ है, पहले उसके पैसे तो लौटा दे। सेठ जी, मैं वो पैसे भी लौटा दूंगा और आपका खेत भी खरीदना चाहता हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी कल तक तो तू फसल खराब होने का रोना रो रहा था। सेठ जी, मैंने जी तोड़ मेहनत की और इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये पैसे मैंने अपनी फसल बेचकर कमाए हैं। सेठ हरिशंकर को अपना खेत बेच देता है, लेकिन सेठ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। वो उस रात हरिशंकर के खेत पर जाता है, लेकिन वहां उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। सेठ खाली हाथ घर लौट आता है।
इधर हरिशंकर धीरे धीरे करके सारे मोती बेच देता है। अब उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाती है, जिन पैसों से वो अपनी बेटी सविता की पढ़ाई पूरी करवाता है। उसकी बेटी सविता डॉक्टर बनने का उसका सपना पूरा करती है। डॉक्टर बनने के बाद जब वो गांव आती है, बाबा अब आपको खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप और माँ दोनों मेरे साथ शहर चलो, मैंने वहां एक घर लिया है, अब हम तीनों साथ रहेंगे। नहीं सविता बेटी, खेती मेरा पेशा ही नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी है। खेती करके ही मैंने तुझे पढ़ाया है, इसीलिए मैं खेती कभी नहीं छोड़ूंगा। तू समय समय पर गांव आकर हमसे मिलती रहना, और कभी कभी हम तेरे पास शहर आ जाएंगे। ठीक है बाबा। अपने माता पिता के साथ कुछ दिन रहकर सविता शहर वापस चली जाती है। इधर हरिशंकर अब भी अपने खेत में काम करता और साधारण धान की खेती करता, जिसमें माला भी उसका सहयोग करती थी। लेकिन जब भी कोई कबूतर उनके घर या खेत पर आता तो उन दोनों को ऐसा लगता जैसे चांदनी लोक का राजकुमार फिर से आ गया है। सोनपुर गांव में कुछ समय से काफी चोरियां हो रही थीं। वहां के मुखिया चौधरी भान सिंह भी इस वजह से बहुत परेशान थे और चोर को पकड़ने के लिए सारे कड़े प्रयास कर रहे थे। जिधर देखो बस चोर की ही बातें चल रही थीं। कितने पैसे लोगे किशन भैया नाव के पार उतारने के? भैया जी 20 रुपए दे देना। चल भाग्यवान, बैठ जा नाव में। किशन नाव चलाता था। वो रोजाना सोनपुर गांव के लोगों को नदी पार ले जाने और लाने का काम करता था। तुमने सुना किशन भैया, गांव में चोरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं चोर मानो किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, परेशानी तो है पूरे गांव में। भैया जी, ये नदी के बीच में पेड़ कैसे उगा हुआ है? प्राकृतिक चीज है, नदी की मिट्टी में उग गया होगा। कुछ देर बाद किशन नाव से व्यक्ति और उसकी पत्नी को छोड़ वापस नाव लेकर घर आ जाता है। किशन बेटा, तुझे पता है आजकल गांव में चोरियां हो रही हैं। तू संध्या घिरने से पहले ही घर आ जाया कर। पड़ोस की सुषमा बहन की ननद के घर चोरी हो गई। लड़की की शादी के जेवर सामान सब चुरा ले गया चोर। मां तुम चिंता मत किया करो, कुछ नहीं होगा। उधर मुखिया जी पुलिस को फोन मिलाते हैं। अरे कुछ पता चला चोर का, या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे आप लोग? हैं वो चोर न जाने कितने घर और दुकानें रोज लूट रहा है। मुखिया जी, पुलिस अपना काम कर रही है, पर चोर का कोई भी सबूत वो चोर छोड़कर ही नहीं जाता। सब लोग परेशान थे कि चोर आखिर चोरी करके जाता कहाँ है। एक दिन इंस्पेक्टर साहब, पता चला है कि गांव के सेठ दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी है। पक्का वो चोर हो ना हो, यहां चोरी करने जरूर आएगा। पुलिस के आदमियों को बोल दो, दुर्गा प्रसाद के घर को चारों तरफ से घेर लें, चोर भागने ना पाए। अंदर कहां जा रहे हो? जी वो दुल्हन के लिए गजरे मंगवाए थे, वही देने जा रहा हूं। टोकरी दिखाओ पहले। हाँ ठीक है, गजरे ही हैं, इसे जाने दो अंदर। लड़का सीधा तैयार होती दुल्हन के कमरे में जाता है। इतनी देर लगा दी भैया गजरे लाने में, अब ये माधुरी कहाँ चली गई? गजरे तो लगा देती मेरे बालों में, और तुम गए नहीं अभी तक। ये चाय भिजवाई है आपके लिए। लड़का दुल्हन के लहंगे पर चाय गिरा देता है। दुल्हन बाथरूम में लहंगा साफ करने चली जाती है। चोर बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अरे ये दरवाजा खोलो, ये बंद कैसे हो गया? माधुरी, माँ, पिताजी, कोई खोलो। जल्दी से ये उठाता हूं गहने और रुपए, और हो जाता हूं चंपत। चोर सबकी नजरें बचाता मिठाई के डिब्बों के नीचे गहने और रुपए छुपाकर चंपत हो गया। तभी दुल्हन की बहन माधुरी और माँ कमरे में पहुंचते हैं। हेमा, तू यहां? तुझे बाथरूम में किसने बंद किया? पता नहीं, जब वो गजरे वाला आया उसने मेरे लहंगे पर चाय गिरा दी थी। जरूर वो चोर था जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। हेमा, माधुरी, चोर सारे गहने कपड़े सब ले गया। इतनी चौकसी होने के बाद भी चोर कैसे चकमा दे गया, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव में अब दहशत फैल गई।
गांव में अब हर कोई अपने घरों के आगे पहरा देने लगा। मुखिया ने भी अपने आदमियों को गांव की सीमा रेखा पर पहरे पर हर आने जाने वालों की निगरानी पर लगा दिया। अरे किशन, मुझे जरा नदी पार करवा दे। चाचा आओ बैठ जाओ। शाम का वक्त हो चला है। किशन, बारिश भी होने वाली है। तुम मुझे छोड़कर जल्दी वापस ही करना बेटा। चोर का भी तो आतंक बहुत फैला हुआ है ना। किशन उस व्यक्ति को छोड़कर वापसी जा रहा होता है तभी अरे ये तो बहुत तेज बारिश होने लगी, क्या करूं? नाव थोड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाता हूं। ये क्या, ये कहां फंस गई? अरे ये तो वही पेड़ है। नाव इसकी जड़ों में कहीं मिट्टी में फंस गई लगता है। कोशिश करता हूं शायद निकल जाए। बारिश में नाव नदी के पेड़ में फंस गई थी। किशन उसे खींचने की कोशिश कर रहा था तभी ये रुपए इस पेड़ से कैसे निकल रहे हैं? क्या नदी में पैसों का पेड़? ये सब क्या माजरा है? अरे ये तो पैसे पेड़ से निकलते ही जा रहे हैं। मुझे मुखिया जी को बताना होगा। नदी में ये पैसे कहां से आ गए? किशन गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुखिया अपने आदमियों के साथ नदी पर पहुंचता है और किशन की नाव में बैठकर उस पेड़ के पास पहुंचता है। इतनी देर में पुलिस भी दूसरी नाव पर सवार होकर पहुंच जाती है। मुखिया जी ये देखिए, पैसे इस पेड़ से ही निकल रहे हैं। अब किशन बिल्कुल सही बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। अब इस जगह की तलाशी लो, आखिर माजरा क्या है? इस पेड़ के आसपास की जमीन को खोद कर देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। साहब ये तो कोई सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, नीचे जाने का रास्ता है शायद। क्या सीढ़ियां? नीचे जाने का रास्ता साफ करो जल्दी, फिर हम नीचे जाएंगे। सब लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। हाथ ऊपर। अच्छा तो तू है वो चोर जो पूरे गांव वालों को बेवकूफ बनाकर चुराए पैसे यहां नदी में पेड़ के नीचे इस बनाई हुई जगह में छुपाता था। साहब मुझे माफ कर दो। चोरी करके पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था, बोलता है छोड़ दूं? तू तो अब जेल में चक्की पिसेगा बच्चू। अब ये वही रुपए पैसे हैं जो गांव से चोरी हुए थे, और गहने भी हैं। ये देखिए, इस चोर की वजह से कितनी शादियां बर्बाद हो गईं। सभी गांव वाले भी ये सब देखकर दंग रह गए। चोर से बरामद रुपए पैसे और गहने मुखिया ने जिनके घर चोरी हुई सबके वापस कर दिए। गांव वाले भी अपना धन वापस पाकर बहुत खुश थे। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है। वो मुखिया को कुछ कहता है। गांव वालों, आज मैं बड़े सम्मान के साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि चोर को बहादुरी से पकड़वाने के लिए सरकार किशन को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रही है। सभी गांव वाले ये बात सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। किशन की मां खुशी से रो पड़ती हैं। मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है। शुक्रिया मुखिया जी मुझे ये सम्मान देने के लिए, और मैं सरकार का भी दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद। किशन की बहादुरी और ईमानदारी के कारण चोर पकड़ा गया और नदी में पैसों के पेड़ का असली राज भी सबके सामने आ गया।